नमस्कार दोस्तों, हमारी दुनिया में ऐसे कई महान वैज्ञानिकों ने जन्म लिया है जिनके आविष्कार मानव जाति के लिए वरदान साबित हुए हैं। लेकिन कई बार इन आविष्कारों को करने वाले वैज्ञानिकों को इनके बुरे प्रभाव के बारे में पता नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें काफी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं या कभी कभी अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। आज मैं आपको एक ऐसे ही महान वैज्ञानिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके आविष्कार मेडिकल साइंस के लिए वरदान साबित हुए हैं, जिन्हें मदर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स की उपाधि भी प्राप्त है। उन्हें 2 बार, पहला फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल प्राइज मिल चुका है। नोबेल प्राइज जीतने वाली यह दुनिया की पहली महिला और 2 बार नोबेल प्राइज जीतने वाली दुनिया की अब तक की इकलौती महिला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी की, जिन्हें पिंच ब्लेक से रेडियम और पोलोनियम को अलग करने के लिए हेनरी बेकुरल और अपने पति पीरे क्यूरी के साथ 1903 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज और रेडियो एक्टिविटी के अपने सिद्धांत के लिए 1911 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने रेडियम की खोज करके नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स की आगे की राह बनाई और बाद में उनकी यह खोज कैंसर के इलाज में वरदान साबित हुई। आज हम मैडम क्यूरी को उनकी इन अद्वितीय उपलब्धियों के लिए सराहते हैं, लेकिन अगर हम उनके जीवन पर एक निगाह भी डालें तो पता चल जाएगा कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें कितनी कठिनाइयों से जूझना पड़ा था। आइए जानते हैं कि मैडम क्यूरी गरीबी, अकेलेपन और लैंगिक भेदभाव से लड़ते लड़ते अंधेरे में प्रकाश की विरासत कैसे बन गई। तो आइए जानते हैं बिल्कुल शुरुआत से। मैडम क्यूरी का वास्तविक नाम मारिया सोलोमिया स्कोलोडोवस्का था। उनका जन्म 7 नवंबर 1867 को पोलैंड के वारसा शहर में हुआ था। उनके पिता वालादिस्ला स्कोलोडोवस्की गणित और भौतिकी के अध्यापक थे और मां ब्रोनिस्लावा लड़कियों के एक बोर्डिंग स्कूल में हेड मिस्ट्रेस थी। वह अपने माता पिता के 5 बच्चों में सबसे छोटी बहन थी। मारिया को घर में प्यार से मानिया कहकर बुलाया जाता था। उनकी मां ब्रोनिस्लावा ने मारिया का सही ढंग से पालन पोषण करने के लिए बोर्डिंग स्कूल से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा घर से ही देनी शुरू की। पिता वैज्ञानिक औजारों का इस्तेमाल सिखाने के साथ ही साहित्य और पॉपुलर साइंस की किताबें पढ़कर सुनाया करते थे। उन दिनों पोलैंड रूस के शासक जार के अधीन था। जार पोलैंड के लोगों की संस्कृति, इतिहास और पोलिश भाषा को मिटाने की कोशिश में पूरी शिद्दत से जुटा हुआ था। जार की दहशत इतनी ज़्यादा थी कि स्कूल कॉलेजों में पोलिश भाषा और पोलैंड का इतिहास भी नहीं पढ़ाया जाता था। यह सब करके जार उन पोल राष्ट्रवादी और देशभक्तों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना चाहता था जो रूसी शासन के चुंगल से आज़ाद होना चाहते थे। मान्या के पिता भी इन्हीं देश प्रेमियों में से एक थे। पोलैंड की आज़ादी का खुलकर समर्थन करने की वजह से उसके पिता वालादिस्ला को स्कूल की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। मजबूर होकर उन्हें एक के बाद एक निचले दर्जे की शिक्षा संबंधित काम करने पड़े। मान्या की मां अक्सर बीमार रहा करती थी। बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें टीबी हो गया है। आर्थिक तंगी की वजह से इलाज ना करवा पाने और घर की तमाम मुश्किलों से जूझते हुए 1878 में सिर्फ 42 साल की उम्र में उनकी मां का देहांत हो गया। तब मान्या की उम्र महज 10 साल थी। मां का साया सर से उठ जाने के बाद आखिरकार मान्या को औपचारिक पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल जाना पड़ा। स्कूली पढ़ाई में मान्या ने शानदार प्रदर्शन किया। 1883 में मान्या ने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की और उसके लिए उन्हें स्वर्ण पदक भी मिला। मान्या आगे और पढ़ना चाहती थी, लेकिन उस समय पोलैंड के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था। मान्या के भाई जोजेफ को तो वारसा यूनिवर्सिटी में मेडिकल इंस्टीट्यूट में दाखिला मिल गया, लेकिन लड़की होने की वजह से मान्या और उसकी बहन ब्रोनिया को प्रवेश नहीं मिला। उसके बाद दोनों बहनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगी। वह अपनी बहन ब्रोनिया को इस शर्त के साथ पढ़ने के लिए पेरिस भेज चुकी थी कि वह पैसे कमाकर ब्रोनिया की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाएगी और अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद ब्रोनिया पेरिस में मान्या के रहने व पढ़ाई का खर्च उठाएगी। वारसा में काफी दौड़ धूप करने के बाद एक धनी व्यापारी के यहाँ मान्या को गवर्नेंस की नौकरी मिल गई। आखिरकार मान्या की मेहनत रंग लाई और ब्रोनिया ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और मान्या को चिट्ठी लिखकर पेरिस आने को कहा। नवंबर 1891 में मान्या पेरिस पहुंची। पेरिस में वह ब्रोनिया के घर रहने लगी। ब्रोनिया ने एक पोल राष्ट्रवादी काश्मीरी डलुस्की से शादी कर ली थी। मान्या ने पेरिस के सोरबोन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। साथ ही उसने अपना नाम भी बदलकर मैरी स्कोलोडोवस्का रख लिया। ब्रोनिया कश्मीरी का घर उन पोल राष्ट्रवादियों का अड्डा बन चुका था जो रात दिन राजनीतिक बहस करते रहते थे। इससे मैरी की पढ़ाई में दखल पड़ती थी, इसलिए मैरी ने बहन का घर छोड़कर यूनिवर्सिटी के पास एक सस्ता, गंदा और खस्ता हाल कमरा किराए पर ले लिया।
जिसमें छत की ढलान से सटा हुआ एक छेद ही रोशनी और हवा का जरिया था। मेरी इसी कमरे में एकाग्र होकर दिन भर पढ़ती रहती और रात होते ही ठंड से बचने और रोशनी के लिए सेंट जेनेविए लाइब्रेरी की शरण ले लेती। आर्थिक तंगी के बीच मेरी ने अपने सपनों का पीछा करते हुए ब्रेड बटर, चाय, फल वगैरह से गुजारा करते हुए रात दिन परिश्रम किया। 1893 में मेरी ने न सिर्फ भौतिकी में मास्टर डिग्री हासिल की बल्कि कक्षा में प्रथम स्थान भी हासिल किया। पोलैंड के दूर दराज इलाके से आई एक गरीब लड़की के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद जब मेरी वारसा लौटी तो उन्हें आशा थी कि उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार कोई बढ़िया काम मिल जाएगा, लेकिन मेरी की उम्मीद धरी की धरी रह गई जब वारसा यूनिवर्सिटी में उन्हें स्त्री होने की वजह से टीचर्स का कार्य देने से इनकार कर दिया गया। लेकिन उन्हें जब उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने के इच्छुक पोल छात्रों को मिलने वाली 600 रूबल की स्कॉलरशिप मिली तो मानो उनके सपनों को नए पर लग गए। इस स्कॉलरशिप की मदद से मेरी ने पेरिस में दोबारा गहन अध्ययन शुरू किया और 1894 में उन्होंने गणित में मास्टर की डिग्री हासिल की। मेरी को पहला काम सोसाइटी फॉर एनकरेजमेंट ऑफ नेशनल इंडस्ट्री में अलग अलग तरह के इस्पात की रासायनिक संरचना और चुंबकीय गुणों का पता लगाने का मिला। इसी काम के सिलसिले में मेरी की मुलाकात प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी पीरे क्यूरी से हुई। पीरे क्यूरी द सिटी ऑफ पेरिस इंडस्ट्रियल फिजिक्स एंड केमिस्ट्रिकल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की प्रयोगशाला के प्रमुख थे। पीरे और मेरी इसी प्रयोगशाला में एक साथ काम करने लगे। विज्ञान के प्रति दोनों के आपसी जुनून ने उन्हें काफी करीब ला दिया। आखिरकार पीरे ने शादी का प्रस्ताव रखा और उन दोनों ने जुलाई 1895 में शादी कर ली। 1896 में मेरी ने इस बात पर अपना शोध पूरा किया। उसके बाद मेरी ने भौतिकी में डॉक्टरेट करने का फैसला किया। वे अपने शोध के लिए एक ऐसे विषय की तलाश में थी जो एकदम नया हो, क्योंकि विज्ञान में शोध करने के लिए यह जरूरी होता है कि शोधकर्ता उसी विषय में अन्य शोधकर्ताओं द्वारा किए गए शोधों को भी उद्धारित करें। जाहिर है कि मेरी इस मामले में काफी सजग थी। 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकरेल ने भौतिकी के क्षेत्र में एक बेहद ही अप्रत्याशित खोज की थी जिसे बाद में रेडियो एक्टिविटी कहा गया। इस खोज के माध्यम से बेकरेल ने यह बताया था कि अंधेरे में रखे यूरेनियम लवण फोटोग्राफी प्लेटों को कुहासा यानी कि धुंधला कर देने वाली किरणें छोड़ते हैं। इसे एक्सरे की तर्ज पर यूरेनियम रे का नाम दिया गया। मेरी क्यूरी ने अपनी थीसिस के विषय के लिए यूरेनियम रे को चुना। चूंकि विषय नया था इसलिए पुराने शोधों को उद्धारित करने की झंझट से उन्हें छुटकारा मिल गया। लिहाजा वे तुरंत ही प्रयोगों को शुरू करने की स्थिति में थी। अपने प्रयोगों के जरिए मेरी ने जल्द ही पता लगा लिया कि यूरेनियम के साथ साथ थोरियम में भी ऐसी ही अदृश्य किरणें निकलती हैं। किसी पदार्थ से अदृश्य किरणें निकलने की इस विशेषता को उन्होंने रेडियो एक्टिविटी नाम दिया। कुछ और प्रयोगों के बाद मेरी इस नतीजे पर पहुंची कि यूरेनियम की कच्ची धातु पिंच ब्लेड और चालकोसाइड से यूरेनियम और थोरियम से भी ज्यादा ताकतवर किरणें निकलती हैं। अब उनके पति पीरे क्यूरी को भी मेरी के शोध कार्यों में गहरी दिलचस्पी पैदा हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपने बाकी सारे काम छोड़कर रेडियो एक्टिविटी पर मेरी के साथ शोध शुरू कर दिया। आखिरकार क्यूरी दंपति ने बेहद कठिन परिस्थितियों में बगैर सर्दी गर्मी की परवाह किए रात दिन एक करके 2 नए तत्वों की खोज कर डाली। पहले तत्व का नाम उन्होंने अपने मूल देश पोलैंड के नाम पर पोलोनियम और दूसरे का नाम रेडियम रखा। दोनों के सामने अगली चुनौती थी पिंच ब्लेड से पोलोनियम व रेडियम को शुद्ध रूप में प्राप्त करना। लगभग 3 साल की कड़ी मशक्कत और कई टन पिंच ब्लेड अयस्क को संसाधित करने के बाद क्यूरी दंपति ने आखिरकार 0.1 मिलीग्राम रेडियम निकालकर उसके परमाणु भार का पता लगाया और यह साबित कर दिया कि रेडियम एक नया तत्व है। मेरी ने अपनी डॉक्टरेट थीसिस इसी विषय पर लिखकर 1903 में पीएचडी की डिग्री हासिल की और विश्व की पहली ऐसी महिला बन गई जिसे यह गौरव प्राप्त हुआ था। मेरी के थीसिस को चेक करने वाले परीक्षकों के मुताबिक डॉक्टरेट पाने के लिए लिखे गए किसी भी थीसिस के जरिए विज्ञान के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान पहली बार दिया गया था। इसके कुछ महीने बाद रॉयल इंस्टीट्यूट के बुलावे पर क्यूरी दंपति इंग्लैंड गए। उस समय इंग्लैंड में भी महिलाओं को वैज्ञानिक के रूप में बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती थी। इसी वजह से मेरी क्यूरी को किसी भी कॉन्फ्रेंस में बोलने की इजाजत नहीं दी गई। सभी व्याख्यान पीरे क्यूरी को ही देने पड़े। उसी साल मेरी व पीरे क्यूरी और हेनरी बेकरेल को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। लेकिन मेरी के लिए विश्व की पहली महिला नोबेल विजेता बनने की राह कतई आसान नहीं थी। महिला होने की वजह से 1903 में भौतिकी के नोबेल के लिए नॉमिनेट लोगों की लिस्ट में मेरी का नाम ही नहीं था।
सिर्फ बेकेरल और पीरे क्यूरी को ही नॉमिनेट किया गया था। जब स्वीडिश गणितज्ञ और वैज्ञानिक गोस्टा मिट्टाग लेफ्टर ने मेरी और उनके योगदान का समर्थन करते हुए नोबेल कमेटी को चिट्ठी लिखी, तब कहीं जाकर नॉमिनेटेड लोगों की लिस्ट में मेरी का नाम जोड़ा गया। नोबेल प्राइज मिलने के बाद न केवल क्यूरी दंपत्ति की आर्थिक स्थिति सुधरी, बल्कि उन्हें काफी लोकप्रियता भी हासिल हुई। अब मेरी क्यूरी को सम्मान से मैडम क्यूरी कहकर संबोधित किया जाने लगा। हालांकि यह खुशी ज्यादा दिनों तक न टिकी और साल 1906 में एक सड़क दुर्घटना में पीरे क्यूरी की मौत हो गई। मेरी के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन साहसी मेरी ने हार न मानते हुए अपने और अपने पति के अधूरे शोध को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। सोरबोन यूनिवर्सिटी के प्रशासकों ने सभी परंपराओं को ताक में रखते हुए पीरे की मौत से खाली हुए प्रोफेसर पद पर मेरी क्यूरी को नियुक्त कर दिया। कुछ लोगों को महिला को प्रोफेसर पद देने की बात रास नहीं आई और उन्होंने इसकी कड़वी आलोचना की, लेकिन पीरे की मौत के बाद अकेली पड़ गई मेरी अपने शोध में तन मन से लगी रही। अथक परिश्रम की मदद से उन्हें कई डेसीग्राम शुद्धतम रेडियम तैयार करने में सफलता मिली। रेडियो एक्टिविटी पर तमाम मौलिक अनुसंधानों के लिए मैडम क्यूरी को 1911 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दूसरी बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि शोहरत के कुछ अंधेरे पहलू भी होते हैं। एक महिला को दूसरी बार नोबेल प्राइज देने पर कुछ लोगों ने नोबेल कमेटी के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। इसके अलावा क्यूरी दंपत्ति पर कई तरह के लांछन भी लगाए गए। पेरिस में उनके परिवार का रहना दुर्भर हो गया था। यहाँ तक कि नोबेल कमेटी के एक सदस्य ने भी उन्हें यह कह दिया था कि वे पुरस्कार लेने के लिए स्वयं स्वीडन न आए। लेकिन मेरी पुरस्कार ग्रहण करने स्वीडन गई और अपने भाषण में इस नोबेल पुरस्कार को पीरे क्यूरी की यादों के प्रति एक श्रद्धांजलि कहा। 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने के बावजूद कभी भी उन्हें एकेडमी ऑफ साइंस का सदस्य नहीं चुना गया। मैडम क्यूरी ने अपने वैज्ञानिक खोजों को कभी भी पेटेंट नहीं करवाया और उनको मानव जाति की भलाई, विशेषकर चिकित्सकीय इस्तेमाल के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि मैडम क्यूरी हमेशा ही रेडियम की खोज में लगी रहती थी और इसीलिए वह रेडियम के विकिरण रेडिएशन की मार से बच नहीं सकी। लंबे समय तक रेडिएशन के बीच काम करते रहने से मेरी को कैंसर हो गया। आखिरकार कैंसर से लड़ते लड़ते 4 जुलाई 1934 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मैडम क्यूरी चाहती तो वह अपने इस आविष्कार को अपने नाम पर पेटेंट करवा सकती थी, जिससे उनकी आने वाली सारी पीढ़ियां सुख समृद्धि से रहती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपने इस आविष्कार को मानव जाति को समर्पित कर दिया। ऐसे महान वैज्ञानिक के लिए एक लाइक तो बनता है।